Hello everyone, welcome back. In this particular video, we are continuing class 7 Geography NCERT and the chapter is 2 Inside our Earth. इस चैप्टर में हम अर्थ के इंटीरियर को स्टडी करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में जानेंगे, अर्थ के इंटरनल लेयर्स के बारे में भी स्टडी करने वाले हैं हम लोग. तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर. सबसे पहले जानते हैं अर्थ के बारे में. हमारी पृथ्वी, अर्थ our homeland is a dynamic planet. It is constantly undergoing changes inside and outside. तो जो पृथ्वी है हमारी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और ये कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, अंदर से भी और बाहर से भी. अंदर वाले भाग को जानेंगे. पिछले चैप्टर में हमने अर्थ के एक्सटर्नल एरियाज को स्टडी किया था. हमने लिथोस्फेयर के बारे में जाना था, हाइड्रोस्फेयर के बारे में जाना था, एटमॉस्फेयर के बारे में जाना था. अब हम इंटरनल लेयर्स के बारे में यहाँ पढ़ने वाले हैं, इंटीरियर के बारे में पढ़ने वाले हैं अर्थ के. तो अंदर वाले भाग को जानते हैं. जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज ऑन अर्थ एक्सटर्नल एरिया में बहुत कुछ आता है, जैसे कि मैंने अभी बताया, एटमॉस्फेयर, हीट एक्सेट्रा. और जो भी इंटरनल चेंजेस होते हैं अर्थ में, उसमें मेजरली प्लेट टेक्टोनिक्स रिस्पॉन्सिबल होती है. ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, थोड़ा सा बताऊँगी मैं प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में. सो बेसिकली हमारी जो ये पृथ्वी है वो प्लेट से बनी है. इस पर लैंडफॉर्म्स इन प्लेट्स की वजह से बनते हैं और कन्वेक्शन करंट के कारण ये प्लेट्स मूव करती हैं. कन्वेक्शन करंट क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है, ये जब हम आगे और थोड़ा बेसिक से बढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे. मोटा मोटा आप यहाँ पर समझ लिए कि ये प्लेट मूव करती है और लैंडफॉर्म्स पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी की सतह पे फॉर्म होते हैं. इसीलिए हमारी पृथ्वी डायनामिक प्लैनेट है, जिसके इनसाइड यानी भीतर में भी काफ़ी चेंजेस होते रहते हैं. द अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट लेयर्स. अर्थ जो है 3 डिफरेंट लेयर्स से मिलकर बनी है, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर. अब इसी अंदर वाले पृथ्वी के भाग को साइंटिस्ट ने फर्दर 3 पार्ट्स या फिर लेयर्स कह लिए इसमें बांटा है. दैट इज क्रस्ट, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, अर्थ इनसाइड, देन कम्स मैंटल एंड देन कोर, जिसे आउटर कोर और इनर कोर में फर्दर बांटा है. यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, ये है डायग्राम. बहुत ही सुंदर सा एक डायग्राम है यहाँ पर हमारी पृथ्वी के इंटीरियर का. और आप इसमें देख सकते हैं, ये है क्रस्ट. क्रस्ट की क्या लेंथ है, अगर हम यहाँ पर हैं और यहाँ से अंदर जाते हैं तो इसकी लेंथ है 5 to 50 किलोमीटर. और फिर मैंटल, जिसकी लेंथ है लगभग 2900 किलोमीटर. फिर आ जाता है अर्थ का इनर मोस्ट लेयर, जिसे 2 भाग में फिर बांटा है, आउटर कोर एंड इनर कोर. आउटर कोर की लेंथ है 5100 किलोमीटर, इनर कोर की लेंथ है 6370 किलोमीटर. नाउ इंटीरियर ऑफ द अर्थ. नाउ जो पृथ्वी है वो कॉन्सेंट्रिक लेयर्स से बनी है. इसका मतलब है इसमें सभी लेयर्स का जो सेंटर है वो एक ही है. कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है ये जितनी भी लेयर्स है उनका सेंटर क्या है, एक ही है. आप प्याज का एग्जाम्पल ले सकते हैं. द अपर मोस्ट लेयर ऑफ ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट. इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल लेयर्स. इट इज अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर्स. सो ये 3 लेयर्स है, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर. सबसे ऊपर की लेयर है क्रस्ट. सबसे ऊपर की लेयर है क्रस्ट एंड ये वेरी करती है, ये डिफर करती है. मतलब जगह के हिसाब से इसकी थिकनेस जो है, इसकी जो मोटाई है वो घटती बढ़ती है. कैसे? तो जो ये धरती है हमारी, इसके ऊपर हमें 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं. एक है महाद्वीप और एक है महासागर. महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंटल मासेस पर इसकी थिकनेस है 35 किलोमीटर, और जबकि ओशन फ्लोर पर ये सिर्फ 5 किलोमीटर थिक होती है. हम बात कर रहे हैं क्रस्ट की. क्रस्ट की थिकनेस अलग है कॉन्टिनेंटल मासेस पर और ओशन फ्लोर पर. साथ ही इसका जो कॉम्पोजिशन है वो भी अलग होता है महाद्वीप और महासागर में. द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मासेस आर सिलिका एंड एल्यूमिना. इट इज थस कॉल्ड सियाल. द ओशियानिक क्रस्ट mainly consists of silica and magnesium. It is therefore called सीमा. So, कॉन्टिनेंट पर जो क्रस्ट होता है वो सिलिका और एल्यूमिना से बना होता है, इसलिए इसे सियाल कहते हैं. सिलिका एंड एल्यूमिना का शॉर्ट फॉर्म है सियाल.
सिलिका का Si एंड एल्यूमिना का Al। इसी तरह ओशियानिक क्रस्ट सिलिका और मैग्नीशियम से बना है और इसे सीमा कहते हैं। सियाल का Si मैग्नीशियम का Ma से बनता है सीमा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियानिक क्रस्ट। Its thickness and composition varies. It is thicker on continent than on ocean. On continent, its composition is Sial, and on ocean, its composition is सीमा। जैसे ही क्रस्ट खत्म होता है, इसके नीचे स्टार्ट होता है मैंटल और ये एक्सटेंड करता है 2900 किलोमीटर तक। नाउ द क्रस्ट फॉर्म्स 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, 84% कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द मैंटल एंड 15% मेक्स द कोर। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर। ये जो मैंटल है वो काफ़ी लेंदी है। सो इट इज़ अ फैक्ट दैट क्रस्ट जो है वो धरती का मात्र 1% एरिया को घेरा हुआ है, जबकि मैंटल लगभग 84% बनाता है और कोर लगभग 15% है। और धरती का जो रेडियस है वो अप्रॉक्सीमेटली 6371 किलोमीटर माना जाता है। क्रस्ट की लेंथ जो है वो 50 किलोमीटर तक, सिर्फ 50 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक हमारा मैंटल, और फिर आ जाता है कोर दैट इज 6371 किलोमीटर। हम ये मान सकते हैं कि जो ये मैंटल है वो धरती के वॉल्यूम का एक बड़ा हिस्सा है। अब यहाँ पर आप देखिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखा है। यहाँ की दुनिया की जो डीपेस्ट माइन है वो साउथ अफ्रीका में मौजूद है और ये 4 किलोमीटर डीप है। ऑयल की खोज में इंजीनियर्स ने लगभग 6 किलोमीटर का गड्ढा खोदा था, और अगर आपको धरती के एकदम भीतर जाना है, जो कि नामुमकिन है, उसके लिए आपको एक गड्ढा खोदना पड़ेगा लगभग 6000 किलोमीटर गहरा। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गो डीप इनसाइड आवर अर्थ एज द एनवायरनमेंट इनसाइड वोंट अलाउ एनीथिंग टू सर्वाइव। सो अब तक हमने अर्थ के अंदर की 3 लेयर्स दैट इज क्रस्ट, मैंटल एंड कोर के बारे में बेसिक्स जान लिया है। इसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए आई विल मेक लेक्चर सीरीज ऑन क्लास 7 ज्योग्राफी एनसीईआरटी एंड वहाँ हम अर्थ की लेयर्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। नाउ अर्थ का जो शेप है वो परफेक्ट सर्कल नहीं है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। सर्कल जो होता है उसका शेप यहाँ पर बना हुआ है, और हमारी जो अर्थ है उसका जो शेप है यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं वो कैसा हैगा। तो इसके शेप को जोग्राफर्स ने एक टर्म दिया है दैट इज जियोइड। अर्थ का शेप क्या है? जियोइड, एंड एनीथिंग दैट लुक्स लाइक अर्थ इज कॉल्ड जियोइड। नाउ यहाँ इस डायग्राम में देखिए, इक्वेटर के ऊपर यहाँ धरती का जो रेडियस है, इक्वेटर के ऊपर, दिस इज इक्वेटर, एंड यहाँ पर इसका जो रेडियस है दैट इज 6378 किलोमीटर पॉइंट समथिंग। और जब अगर हम बात करें पोल की, तो पोल के ऊपर धरती का रेडियस है 6356.7523 किलोमीटर। इक्वेटर का रेडियस अलग है, पोल का रेडियस अलग है, क्योंकि धरती यहाँ से थोड़ी सी स्ट्रेच्ड है और यहाँ से क्या है, थोड़ी सी कंप्रेस्ड है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि धरती का रेडियस क्या है, तो ना ही आप पोल का रेडियस बताएंगे और ना ही इक्वेटर के ऊपर का रेडियस बताएंगे। धरती का रेडियस ये वाला लिया जाता है, यहाँ आप देख सकते हैं, दिस इज समवेयर इन बिटवीन दीज टू। सो धरती का जो रेडियस है वो है 6371 पॉइंट समथिंग किलोमीटर्स। सो हमने यहाँ पर क्या जाना कि अर्थ जो है हमारी परफेक्ट सर्कल में नहीं है। इसके शेप को जोग्राफर्स ने एक टर्म दिया है दैट इज जियोइड। इक्वेटर का जो रेडियस है वो डिफरेंट है, पोल का रेडियस जो है वो डिफरेंट है, और इनके बीच का रेडियस लिया जाता है अर्थ के रेडियस को जानने के लिए, दैट इज 6371.0088 किलोमीटर्स। नाउ आप लोग देखिए इस डायग्राम में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट कैसे अलग है एक दूसरे से। ये आपका कॉन्टिनेंट है जिस पर चट्टानें बनी है, इसके नीचे ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, दिस इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। आप देख सकते हैं इसकी विड्थ कितनी ज़्यादा है, ये कितनी ज़्यादा चौड़ी है, और ये है ओशन, और इसके नीचे है ओशियानिक क्रस्ट, दिस इज ओशियानिक क्रस्ट, जिसकी गहराई कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का कॉम्पोजिशन है सियाल,
एंड ओशियानिक क्रस्ट का कॉम्पोजिशन है सीमा, सिलिका एंड मैग्नीशियम. Now, the innermost layer is the core with a radius of about 3500 km. It is mainly made up of nickel and iron and is called knife. Ni nickel, Fe ferrous, iron. The central core has very high temperature and pressure. Now, the innermost layer of earth is core जिसका radius है 3500 km. क्योंकि ये निकल और आयरन से बनी है इसलिए इसे नाइफ कहते हैं. इसे नाइफ कहते हैं. साइंटिफिक टर्म ऑफ निकल इज Ni और आयरन का है फेरस, तो उसका Fe, तो बनता है नाइफ. ऐसे ही जो नासा है वो ऐसे प्लैनेट्स की खोज कर रहा है जिसके कोर का जो कॉम्पोजिशन है वो निकल और आयरन से हो. जो भी हम अपनी धरती के बारे में स्टडी करते हैं उसी को हम अप्लाई करते हैं टू अंडरस्टैंड आवर यूनिवर्स बेटर. और जो सेंट्रल कोर है वहाँ तापमान और दबाव काफ़ी ज़्यादा है. जो हमारा पृथ्वी का जो सेंट्रल कोर है वहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा है. ऑब्वियसली जितना धरती के अंदर तक जाएंगे हीट और प्रेशर बढ़ता जाएगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट हेडलाइन, दैट इज रॉक एंड मिनरल्स. So the earth's crust is made up of various types of rocks. Any natural mass of mineral matter that makes up the earth's crust is called a rock. Rocks can be of different color, size and texture. So previous chapter में हमने धरती के 3 डोमेन्स के बारे में पढ़ा था, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर. ये जो लिथोस्फेयर है दोस्तों ये बेसिकली रॉक एंड मिनरल से बना हुआ है. जो लिथोस्फेयर है वो रॉक्स एंड मिनरल से बना हुआ है. तो ये जो क्रस्ट है अर्थ की वो अनेक प्रकार के रॉक से बनी है. कोई भी नेचुरल मास हो मिनरल मैटर का जो अर्थ की क्रस्ट को फॉर्म करता है वही रॉक है. रॉक अलग अलग रंग, साइज और टेक्सचर के होते हैं. कुल मिलाकर 3 प्रकार के हमें रॉक्स देखने को मिलते हैं. सबसे पहले आ जाता है इग्नियस रॉक्स, फिर आता है सेडिमेंट्री रॉक, फिर आता है मेटामॉर्फिक रॉक. यहाँ पर इनके टर्म्स के ओरिजिन के बारे में बताया गया है. इग्नियस एक लैटिन इग्निस शब्द से बना है जिसका अर्थ है आग. सेडिमेंट्री की अगर हम बात करें तो सेडिमेंट्री भी लैटिन शब्द से सेडिमेंटम से बना है जिसका मतलब होता है सेटल डाउन. और मेटामॉर्फिक ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फिस से निकला है जिसका मतलब है चेंज ऑफ फॉर्म. जब किसी भी ऑब्जेक्ट में चेंज आ जाए तो उसे कहते हैं मेटामॉर्फिक. फॉसिल्स क्या होते हैं ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है. द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स. जब पत्थर के अंदर किसी भी डेड प्लांट्स और एनिमल्स के जो भी बचे कुचे अवशेष रह जाते हैं तो उसे हम कहते हैं फॉसिल. ये सबसे पहले डिस्कस करते हैं इग्नियस रॉक को. व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड. रॉक्स थस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स. दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स. जब मोल्टन मैग्मा ठंडा हो जाता है तब वो सॉलिड हो जाता है और ऐसे रॉक्स जब बनते हैं उसे हम इग्नियस या प्राइमरी रॉक्स कहते हैं. तो चलिए समझते हैं व्हाट आर इग्नियस रॉक. तो मान लीजिए ये धरती का सरफेस है और यहाँ पर वोल्केनो फटा और मैग्मा बाहर आया. मैग्मा जब बाहर आया तो फिर वो ठंडा होके सॉलिडिफाई हो गया. तो ये जो ठंडा होके सॉलिडिफाई हो गया मैग्मा वही बन गया जाके इग्नियस रॉक. दिस इज व्हाट वी कॉल इग्नियस रॉक. इग्नियस रॉक भी 2 प्रकार के होते हैं. एक होता है इंट्रूसिव रॉक्स और एक होता है एक्सट्रूसिव रॉक्स. क्या डिफरेंस है इन दोनों में? तो अब ये है सरफेस, अर्थ सरफेस. यहाँ पर वोल्केनो एरप्ट किया. मैग्मा जो है वो अंदर ही रह गया और कूल डाउन होके सॉलिडिफाई हो गया. यहीं पर सॉलिडिफाई हो गया. तो ये जो रॉक्स बनेंगे वो कहलाएंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक. नाउ अब ये है अर्थ का सरफेस. वोल्केनो इरप्ट किया, मैग्मा बाहर आया और यहाँ पर कूल डाउन होके सॉलिडिफाई हो गया. तो यहाँ पर जो रॉक्स बनेंगे उसे हम कहेंगे एक्सट्रूसिव रॉक्स. तो जो भी रॉक्स धरती के सरफेस के नीचे बन रहे हैं वो इंट्रूसिव है
और जो धरती के बाहर आकर ठंडे होकर बन रहे हैं वो है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक. Now you can see in this picture about intrusive and extrusive rocks. क्योंकि धरती के अंदर हीट और प्रेशर ज़्यादा होता है तो अंदर बनने वाले जो रॉक्स होते हैं वो काफ़ी लंबा समय लेते हैं, क्योंकि हीट और प्रेशर के कारण मैग्मा को ठंडा होने में सैकड़ों साल लग जाते हैं, जबकि जो लावा बाहर धरती के सरफेस पर होता है उसे ठंडा होने में कुछ सेकेंड्स या महीने लगते हैं, क्योंकि सरफेस के ऊपर प्रेशर और हीट कम होती है. नाउ अब आप इस डायग्राम में आप देख सकते हैं इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक्स के प्रकार. इंट्रूसिव में आता है डायराइट, ग्रेनाइट, पेगमाटाइट, गैब्रो. एक्सट्रूसिव में आता है बसॉल्ट, एंडेसाइट, रियोलाइट, स्कोरिया. अगर आप इस पिक्चर को बहुत डिटेल में देखेंगे तो ये जो एक्सट्रूसिव रॉक्स के ग्रेन्स हैं वो इनविजिबल हैं या तो माइक्रोस्कोपिक है, जबकि इंट्रूसिव रॉक्स के ग्रेन्स स्मॉल टू मीडियम साइज के हैं, विजिबल टू ह्यूमन आइज है. Here you can see in this picture. यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो ग्रेन्स हैं वो काफ़ी छोटे हैं, इसके जो दाने हैं इस पत्थर के वो काफ़ी छोटे हैं, whereas in intrusive ग्रेन्स काफ़ी बड़े बड़े हैं. Now let's talk about sedimentary rocks. Rocks roll down, crack and hit each other and are broken down into small fragments. These smaller particles are called sediments. So होता ये है जब पहाड़ों चट्टानों में से पत्थर टूट के नीचे की तरफ ढल कर आते हैं तो ये फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं और इन्हीं फ्रेगमेंट्स को सेडिमेंट्स कहते हैं. These sediments are transported and deposited by wind, water, etc. These loose sediments are compressed and hardened to form layers of rocks. These type of rocks are called sedimentary rocks. जब यही सेडिमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते जाते हैं और एक जगह इकट्ठा होते जाते हैं हवा से ढलकर या पानी के बहाव में बहकर, तब ये सेडिमेंट एक दूसरे के ऊपर दबाव डालते हैं और ये सख्त यानी हार्ड होते जाते हैं और पत्थर की परत बना लेते हैं. इसी प्रकार के रॉक्स को सेडिमेंट्स कहते हैं. आप देखिए, जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पर ले लीजिए. ये एक पहाड़ है, ठीक. अब यहाँ से पत्थर रोल डाउन होकर नीचे यहाँ आके गिरा, फिर उसके ऊपर पत्थर आके गिरा, फिर उसके ऊपर पत्थर आके गिरा. यही पत्थर एक दूसरे के ऊपर गिर के डिपॉजिट होकर क्या हो गए, इन्होंने एक दूसरे के ऊपर कंप्रेशन किया एंड ये हार्डन होकर अपना एक रॉक बना लिया. सो दिस इज कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक. नाउ देन कम्स मेटामॉर्फिक रॉक्स. टिल नाउ वी हैव लर्नड अबाउट इग्नियस रॉक जो वोल्केनो के इरप्ट होने से बनता है. देन सेडिमेंट्री रॉक जो सेडिमेंट से बनता है. नाउ व्हाट इज मेटामॉर्फिक रॉक? तो जो रॉक्स चेंज हो जाते हैं हीट, टेम्परेचर, प्रेशर की वजह से, उन्हें मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं. Igneous and sedimentary rocks can change into metamorphic rocks under great heat and pressure. आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सेडिमेंट्री रॉक भी तो अलग अलग पत्थर के सेडिमेंट से बनता है, तो वो मेटामॉर्फिक क्यों नहीं है? क्योंकि वो भी तो चेंज होकर बन रहा है. एनीथिंग दैट चेंजेस इट्स स्टेट इज मेटामॉर्फिक. तो सेडिमेंट्री रॉक भी तो चेंज होकर बन रहा है, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक क्यों नहीं है? आपके मन में ये सवाल हो रहा होगा. सो द रीजन इज दैट for any rock to be considered metamorphic, it has to go through heat, temperature and pressure. उसमें हीट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से या प्रेशर की वजह से अगर चेंजेस आते हैं तो ही रॉक मेटामॉर्फिक होगा. अगर वो टूट कर बन रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? सेडिमेंट्री रॉक ही कहेंगे. तो फॉर एग्जाम्पल मेटामॉर्फिक रॉक्स के क्या एग्जाम्पल है? क्ले चेंज हो जाता है स्लेट में, लाइमस्टोन चेंज होकर बनता है मार्बल अंडर हीट, टेम्परेचर और प्रेशर. Now we know the basics about the 3 types of rock. अब इन्हीं तीनों रॉक की रॉक साइकिल को समझते हैं हम लोग. तो रॉक साइकिल यहाँ पर आप देख सकते हैं. सबसे पहले जो यहाँ लिखा है उसे पढ़ते हैं. One type of rock changes to another under certain conditions in a cyclic manner. This process of transformation of rock from one to another is known as the rock cycle. इस रॉक साइकिल में एक टाइप
का जो रॉक होता है वो चेंज हो जाता है टू अनदर टाइप ऑफ रॉक अंडर सर्टेन कंडीशंस इन अ साइक्लिक मैनर। और यही तब्दीली का जो प्रोसेस है, यही जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, इसे हम कहते हैं रॉक साइकिल। अब आप इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पर है वोल्केनो इरप्ट हुआ, उसमें से मैग्मा निकला, वो कूल डाउन होकर सॉलिडिफाई होकर इग्नियस रॉक बन गया। इग्नियस रॉक बन गया, उसके बाद उसका इरोजन हुआ, यही इग्नियस रॉक टूट टूट के गिरा और उसके सेडिमेंट्स इकट्ठा हुए। यही सेडिमेंट्स इकट्ठा होके कॉम्पैक्ट करके सीमेंटेशन होकर इनका ये बन गए सेडिमेंट्री रॉक। और फिर हीट और प्रेशर की वजह से सेडिमेंट्री रॉक में चेंजेस आए तो ये बन गए मेटामॉर्फिक रॉक। और यही इग्नियस रॉक भी क्या होता है, अगर इसमें हीट और प्रेशर लग जाए और इसकी स्टेट चेंज हो जाए डायरेक्ट, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक भी बन जाता है। और अगर इसका इरोजन हो जाए तो ये सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है। फिर यही मेटामॉर्फिक रॉक अगर पिघल कर वापस धरती के सतह के अंदर चले जाए, सरफेस के अंदर चले जाए, तो ये मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये कूल डाउन हो जाए तो ये इग्नियस रॉक बन जाता है। तो ऐसे ही ये साइकिल जो है, रॉक साइकिल है, वो चलती रहती है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी मैग्मा से इरप्ट होकर रॉक्स बन रहे हैं वो इग्नियस रॉक होते हैं। अगर उसमें से फ्रेगमेंट्स टूट के हट के एक जगह कॉम्पैक्शन हो रहा है, सीमेंटेशन हो रहा है, तो वो सेडिमेंट्री रॉक बन रहे हैं। और सेडिमेंट्री रॉक में हीट और प्रेशर की वजह से रॉक में चेंजेस आ रहे हैं तो फिर वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाते हैं। यही मेटामॉर्फिक रॉक क्या कहते हैं, अगर इरोड हो जाए तो फिर दोबारा सेडिमेंट्री रॉक बन सकते हैं। तो ये है हमारी रॉक साइकिल, जिसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया है आपके लिए। आई होप कि आपको समझ में आ रही हो मेरी बात। नाउ व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट सॉलिडिफाइज टू बिकम इग्नियस रॉक। जब मोल्टन मैग्मा बाहर फटकर ज्वालामुखी से आता है तो फिर वो सॉलिडिफाई हो जाता है कूल डाउन होने के बाद और वो बन जाता है इग्नियस रॉक। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक होते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होते हैं। जो सरफेस के अर्थ के सरफेस के अंदर रॉक बनते हैं मैग्मा की वजह से, वो होते हैं इंट्रूसिव। जो सरफेस के बाहर बनते हैं वो होते हैं एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव रॉक्स को फॉर्म होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, जबकि एक्सट्रूसिव रॉक्स कुछ सेकेंड्स या महीनों में बन जाते हैं। अब बात करते हैं एक्सट्रूसिव रॉक्स के जो ग्रेन्स होते हैं वो काफ़ी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वेराज जो सरफेस के अंदर इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बनते हैं उनके ग्रेन्स क्या होते हैं, काफ़ी स्मॉल या मीडियम साइज के होते हैं। नाउ दीज इग्नियस रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। यही जो इग्नियस रॉक है, जब वो यही इग्नियस रॉक है, ये जब छोटे छोटे सेडिमेंट्स में तब्दील हो जाते हैं तो वो एक साथ मिलकर सेडिमेंट्री रॉक बनाते हैं। When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rocks. अब इन्हीं सेडिमेंट्री या इग्नियस रॉक पे जब हीट या प्रेशर पड़ता है, जब गर्मी या प्रेशर पड़ता है, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स के स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, अगर ये मेल्ट डाउन हो जाए, अगर ये पिघल जाए और सरफेस के अंदर चले जाए, तो ये मोल्टन मैग्मा बन जाते हैं। और ये मोल्टन मैग्मा फिर से कूल डाउन होकर सॉलिडिफाई हो जाए तो ये इग्नियस रॉक बन जाता है। सो दिस वाज द रॉक साइकिल। यहाँ पर आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जैसे ये मैग्मा है, ये कूल डाउन हुआ, सॉलिडिफाई हुआ, ये बन गया इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक में से सेडिमेंट्स की विदरिंग हुई, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, डिपोजिशन हुआ, तो ये सेडिमेंट्स बन गया। सेडिमेंट्स जब इकट्ठा हुए, सीमेंटेशन हुआ, इनका कॉम्पोजिशन हुआ, लिथिफिकेशन हुआ, तो ये सेडिमेंट्री रॉक बन गए। अगर ये मेल्ट डाउन हो गए तो मैग्मा बन गए, और अगर इनकी स्टेट में हीट एंड प्रेशर की वजह से चेंजेस आ गए तो ये मेटामॉर्फिक बन गए। और मेटामॉर्फिक अगर पिघल कर धरती के अंदर चला गए तो फिर से दोबारा ये मैग्मा में कन्वर्ट हो गए। सो दिस वाज द रॉक साइकिल ऑफ दीज 3 टाइप ऑफ रॉक्स। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या होते हैं? रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। रॉक्स की जो कॉम्पोजिशन है वो मिनरल्स से होती है, और मिनरल्स नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जिसकी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और अपना ही केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। मिनरल्स जो है ह्यूमन काइंड के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, क्योंकि ये एज फ्यूल इस्तेमाल होती है, फॉर एग्जाम्पल कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। और इन्हें यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज में भी एज आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड। ये सब क्या है? मिनरल्स के एग्जाम्पल हैं। ये सब मिनरल्स हैं
और मेडिसिन और फर्टिलाइजर्स में भी मिनरल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है. सो दिस वॉज इट फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. और अगर आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए टू शो योर सपोर्ट. I will meet you in the next lecture with chapter number 3. Till then, goodbye.